Good morning, students. As we have seen the two parts of history of novel, now today we shall see the third part of history of novel. पिछले दो पार्ट्स में हमने देखा कि किस तरह नावल लिखने की शुरुआत हुई और 16th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके बाद जो हम देखते हैं कि 18th, 19th और 20th सेंचुरी में बहुत सारे नॉवेलिस्ट सामने आए जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे। आज हम देखेंगे इंडियन सिनेरियो, यानी कि इंडिया में नॉवेल किस तरह नॉवेल का रिवाज हुआ और किस तरह वो आगे बढ़ा। तो सबसे पहले आते हैं राजमोहन्स वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सीरियलाइज्ड इन द इंडियन फील्ड वॉज द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश रिटन बाय एन इंडियन। तो इंडिया में एक इंडियन के ज़रिए लिखा हुआ पहला नावल जो है राजमोहन्स वाइफ है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। द पीरियड आफ्टर दैट इज़ मार्क्ड अप बाय फ्यू मोर नॉवेल्स रिटन बाय द इंडियन राइटर्स। उसके बाद और भी कुछ नए इंडियन राइटर्स सामने आए जिन्होंने नॉवेल्स लिखे। दीज नॉवेल्स बोर आइदर नेशनलिस्टिक वर्च्यूज़ और सोशल इश्यूज़ एज देयर मेन फ्रेमवर्क। तो ज़ाहिर है कि उस ज़माने में आज़ादी की जद्दोजहद बहुत ज़ोरों पर थी, तो नेशनलिस्टिक वर्च्यूज़ उसमें फ्रेमवर्क के तौर पे यूज़ किए गए या फिर सोशल इश्यूज़ को लेकर नावल लिखे गए उस ज़माने में। मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव वेर द मेजर ट्रायो हु प्रिवेल्ड द पीरियड आफ्टर दैट। तो ये तीन जो बड़े नाम हैं इंडियन इंग्लिश में, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और राजा राव, ये तीनों जो हैं ये मशहूर नावलिस्ट हैं, इंडियन नावलिस्ट हैं। नावलिस्ट्स लाइक अनीता देसाई, नयनतारा सहगल एंड अरुण जोशी एंड मनोहर मालगांवकर चेंज द करंट ऑफ इंडियन इंग्लिश नावल थ्रू देयर वर्क्स। इन तीन बड़े नावलिस्ट के बाद हमको इन नावलिस्ट के नाम देखने को मिलते हैं, अनीता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मालगांवकर, ये लोग जो हैं उनके आगे आते हैं। इसके बाद आते हैं अमिताभ घोष, विक्रम सेठ एंड उपमान्यु चटर्जी ameliorated the Indian novel in English by adding new features to it। इसके बाद जो आए हैं इन्होंने नए फीचर्स ऐड किए हैं इंडियन नॉवेल्स में। Recent years have witnessed the dazzling performance by Indian novelists like Salman Rushdie, Arvind Adiga, अरुंधति रॉय, किरण देसाई एंड किरण नगरकर। द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स हैज़ अंडरगॉन अ वाइटल चेंज सिंस इट्स बर्थ एंड इट हैज़ अनडाउटेडली वेरी ब्राइट फ्यूचर। तो हम देखते हैं कि अभी तक जो है जितने भी नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने इंडियन नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, उन्होंने बहुत कुछ उसमें नया करने की कोशिश की है और आज भी ये सिलसिला जो है जारी है। अब हम इसकी जो जड़ है यानी कि नॉवेल कहाँ से आया वो देखते हैं। नॉवेला, अ नॉवेला द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नॉवेले इज़ अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच इज़ शॉर्टर दैन अ फुल लेंथ नॉवेल एंड लॉन्गर दैन शॉर्ट स्टोरीज़। तो ये एक अलग फॉर्म है, नॉवेला इसे कहते हैं। और ये नॉवेला जो है ये पूरा फुल लेंथ नॉवेल नहीं होता है, बल्कि थोड़ा सा उससे कम होता है और शॉर्ट स्टोरी से लंबा होता है। यानी कि अगर कम छोटी होगी तो उसे शॉर्ट स्टोरी कहेंगे, लंबा होगा तो उसे नॉवेल कहेंगे, लेकिन नॉवेला जो है इन दोनों के बीच की चीज़ है। इट इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड येट शॉर्ट नैरेटिव ऑफन सैटारिक और रियलिस्टिक इन टोन। तो अक्सर जो है इसमें क्या होता है, हमको रियलिस्टिक बातें बताई जाती हैं या सैटायर के ऊपर इसको लिखा जाता है। इट यूजुअली फोकसेस ऑन वन इंसिडेंट और इशू विथ वन और टू मेन कैरेक्टर्स एंड टेक्स प्लेस टू एट अ सिंगल ट्रेडिशन। तो इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। नॉवेल में हमने देखा कि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन नॉवेला में एक या दो ही मेन कैरेक्टर्स होते हैं। सम ऑफ द फेमस नॉवेलाज इन इंग्लिश आर द हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड। ये जो है एक फुल लेंथ नॉवेल नहीं है द हार्ट ऑफ डार्कनेस, बल्कि ये थोड़ा सा शॉर्ट है एक नॉवेल से। द टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स, बिली बर्ड बाय हरमन मेलविले,
डेथ इन वेनिस बाय थॉमस मैन, सीज द डे बाय सॉल बेलो, पर्ल बाय जॉन स्टीनबेक। ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं नॉवेला के। अब हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल और नॉवेला पर। देयर आर 6 एलिमेंट्स इसेंशियल ऑफ नॉवेल और नॉवेला। ऑल दीज फैक्टर्स मे बी रिलेटेड टू वन अनदर इन द वर्क बाय एन ऑथर। तो ये जिस तरह हमने ड्रामे का याद है ना आपको कि ड्रामे के हमने एलिमेंट्स देखे थे, उसी तरह अब हम नॉवेल के एलिमेंट्स देखेंगे। तो ये एलिमेंट्स जो हैं हर नॉवेल में हो सकते हैं, या इनमें से कुछ एलिमेंट्स को वो यूज़ कर सकते हैं नॉवेलिस्ट, या फिर कुछ को छोड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहला है उसमें थीम। थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया इन द नॉवेल which can be expressed in a nutshell. It is a philosophical statement or a truth which the writer has put forth through the narration of the series of events in the story and characters acting in the particular setting. तो थीम क्या होता है? थीम एक सेंट्रल आइडिया होता है। जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हैं, तो फिल्म में आपको पता है कि एक ही लाइन में अगर आप उस फिल्म की कहानी को बयान करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? उसका थीम कहलाएगा। तो उसी तरह नॉवेल जो है, नॉवेल भी एक थीम पर बेस्ड होता है, एक सेंट्रल आइडिया पर बेस्ड होता है, और इसको जो है जो नरेशन होता है या फिर जो सीरीज़ होते हैं इवेंट्स के, वो इस बात को साबित करते हैं कि इस नॉवेल का ये थीम है ना। उसके बाद आते हैं प्लॉट। प्लॉट इज़ इसेंशियली द स्टोरी ऑफ और द कोर्स ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप द थीम। अब उस थीम को किस तरह डेवलप करता है नॉवेलिस्ट? प्लॉट के ज़रिए। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट जो है वो इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, यानी कि जो वाक़ियात उस कहानी में होंगे, उनकी जो तरतीब होगी, जो वाक़ियात होंगे, वो प्लॉट कहलाएगा। इट इज़ क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट आइदर इंटरनल और inside the mind of the character or external with other characters or entities. Plot may be simple, one plot, or complex, consisting the interweaving of many subplots. तो प्लॉट की भी किस्में हैं कि एक अगर उसमें एक सिंपल प्लॉट है यानी कि उसमें एक ही प्लॉट होगा, और कॉम्प्लेक्स प्लॉट है यानी कि छोटे छोटे सब प्लॉट्स भी उसमें मर्ज किए गए होंगे। तो इस तरह हमने देखा कि एक तो प्लॉट में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट 2 तरह का होता है। इंटरनल यानी कि उस कैरेक्टर के माइंड में जो चल रहा होता है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा, और जो दूसरे कैरेक्टर्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो एक्सटर्नल कहलाएगा। और फिर प्लॉट की जो है किस्में भी हमको बताई गई कि एक सिंपल प्लॉट होगा और कॉम्प्लेक्स प्लॉट हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम कैरेक्टर्स पर। Characterization is related to the plot as the course of events take place because of the certain behavior of the characters. अब कैरेक्टर जो होते हैं, कहानी में जो किरदार होते हैं, तो वो किरदार इस तरह उनका बिहेवियर होता है कि उनकी वजह से नए नए इवेंट्स जो हैं पेश आते हैं, कहानी में नए नए वाक़ियात पेश आते हैं। Depiction of character can range from a thumbnail sketch to deep, wordy, highly detailed verbal sketch. और कैरेक्टर्स को कभी कभी क्या है बहुत अच्छे से उनका डीप स्केच बनाया जाता है, बहुत सारी उनकी बातें बताई जाती हैं, या फिर शॉर्ट में भी कभी कभी बताया जाता है। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन इट्स एवरी एस्पेक्ट बाय द राइटर। और जो इम्पॉर्टेंट अगर कैरेक्टर है, मेन अगर कैरेक्टर है, तो फिर उसकी हर डिटेल को राइटर हमें बताता है, उसका हर एस्पेक्ट, हर पहलू हमारे सामने आया करता है। द माइनर कैरेक्टर्स आर नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस। अब जो छोटे छोटे जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। द रीडर फॉलो द एक्शंस ऑफ वन मेन कैरेक्टर थ्रू आउट द नॉवल। और जो रीडर्स जो हैं वो एक मेन कैरेक्टर को पूरे नॉवल में उसके एक्शंस के ऊपर नज़र रखते हैं कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। दिस कैरेक्टर इज़ रेफर्ड टू एज द प्रोटैगनिस्ट और प्रोटैगोनिस्ट। मेन कैरेक्टर इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद अ कैरेक्टर और एन एंटिटी और अ फोर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, विच इज़ नोन एज एंटागोनिस्ट। तो अब जो है
हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, और जिसके साथ उसकी वो चलती है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं, उसका दुश्मन। तो इस तरह हमने देखा कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, और उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसको प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है, और उसका जो दुश्मन होगा या जिसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट चलता है उसको एंटागोनिस्ट कहा जाता है। चलिए अब आते हैं सेटिंग पर। सेटिंग इज़ द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस, है ना। सेटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि कोई कहानी हम अगर देख रहे हैं तो उस कहानी की सेटिंग क्या है, क्या गांव की सेटिंग है या कोई शहर की सेटिंग है या फिर किसी महल की सेटिंग है ना। उसका जो बैकग्राउंड होगा वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेटिंग। इट इंक्लूड्स प्लेस, पीरियड, टाइम, क्लाइमेट और वेदर एंड लाइफस्टाइल। तो सेटिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं, ध्यान रखिए। एक तो प्लेस है, जगह, पीरियड, उस वक्त का दौर, टाइम वक्त, क्लाइमेट मौसम, और वेदर और लाइफस्टाइल लोगों का वहाँ की ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। ये सारी चीज़ें जो है सेटिंग में इंक्लूड होती हैं। प्लॉट एंड कैरेक्टर आर द टू मेजर एलिमेंट्स दैट आर अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग। तो ये जो सेटिंग होगी तो उसमें प्लॉट और कैरेक्टर दोनों भी उस सेटिंग के हिसाब से हमको करने होंगे। जैसे कि अगर आप किसी कहानी में आप देख रहे हैं कि गांव की सेटिंग है, तो फिर आपको उसी हिसाब से आपके प्लॉट को भी मोल्ड करना होगा और गांव के हिसाब से ही आपको अपने कैरेक्टर्स भी डेवलप करने होंगे। नहीं तो क्या होगा, वो दे वुड नॉट सूट ईच अदर, है ना। समझ में आया आपको? तो यहाँ तक हमने देखा, थीम देखा, प्लॉट देखा, कैरेक्टर और सेटिंग देखे। अब हम आते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द प्लॉट। अगर कहानी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो हम इसको नहीं जान पाएंगे कि कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि अरे इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या हुआ, फिर कौन जीता, इस लड़ाई में किसकी जीत होती है। तो ये एक क्यूरियोसिटी जो है प्रोवाइड करता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हमने ड्रामे में भी देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट के बिना कोई ड्रामा वजूद में नहीं आ सकता। तो वैसे ही नॉवेल में भी कॉन्फ्लिक्ट का होना ज़रूरी है। तो अब आइए हम आते हैं लैंग्वेज और स्टाइल पर। द लैंग्वेज एंड द टेक्निक्स यूज बाय द ऑथर फॉर द नरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स इज़ नोन एज द स्टाइल। तो जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती हैं और जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कहानी को बयान करने के लिए, नरेशन को बयान करने के लिए, उसे हम स्टाइल कहते हैं। An author can use extensive vocabulary and high phrases, or he may be laconic and would write only to the point, or he may mix both according to the requirement of the for meeting his purpose. तो ऑथर जो है बहुत एक्सटेंसिव वोकेबलरी भी यूज़ कर सकता है, बड़े बड़े फ्रेजेस उसमें यूज़ कर सकता है, या फिर उसकी जो भी ज़रूरत होगी उस कहानी के हिसाब से वो दोनों को मिक्स करके भी कर सकता है। एकदम प्लेन तरीक़ा भी इस्तेमाल कर सकता है, सीधी सादी लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकता है, या फिर हाईली वर्बल वो भी हो सकता है। ही मे यूज़ लिंग्विस्टिक डिवाइसेस टू मेक द नैरेटिव इफ़ेक्टिव। वो अलग अलग जो है लिंग्विस्टिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकता है। ऑल दीज फैक्टर्स डिसाइड द टेक्सचर ऑफ द नरेशन एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स। तो ये जो स्टाइल होगा, ये जो लैंग्वेज होगी, ये क्या करेगी, उस कहानी का जो टेक्सचर होगा, उस कहानी की जो बुनत होगी, उसकी वजह से वो नरेशन को मुतासिर करेगी, और ये नरेशन जो है रीडर को मुतासिर करेगा। यानी कि जो पढ़ने वाला है वो इस कहानी के स्टाइल की वजह से उस कहानी से मुतासिर होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।